हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। इटली के अपूलिया में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन देखो अभी हाल ही में शुरू हो चुका है। 13 से 15 जून तक ये आयोजन होने वाला है। यदि हम G7 की बात करें तो इसके बारे में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दूंगा, जिसमें मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आखिर G7 का उद्भव कैसे हुआ, इसके उभार के पीछे कौन सी वजहें काम कर रही थी। इसके अलावा G7 के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य देश आते हैं। साथ ही हम लोग ये भी समझेंगे कि G7 के बनने, जुड़ने और टूटने में किन महत्वपूर्ण देशों की बड़ी भूमिका रही है। साथ ही हमें यह भी समझने की जरूरत है कि भाई साहब, जब भारत G7 का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद भी क्यों इसे अक्सरहा आमंत्रित किया जाता है। जब भी शिखर सम्मेलन आयोजित होता है G7 का, तो भारत को एक अहम किरदार के तौर पर देखा जाता है। ऐसी क्या वजहें हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज की चर्चा में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि G7 के 50वें शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के द्वारा अभी किया जा रहा है और इस लिहाज से G7 के बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत अधिक हॉट इशू के तौर पर जाना जाता है और G7 के सदस्य देशों के द्वारा कई सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं, उठाए जाते हैं और इस सम्मेलन में भी उठाए जाने की संभावनाएं देखी जा रही हैं, जो कि निश्चित तौर पर वैश्विक स्तर पर एक संतुलन या फिर असंतुलन की स्थिति को भी जन्म दे सकते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम सभी को यह पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए वो वहां चले गए हैं और दिन फिर आगे की गतिविधियां जैसे होंगी वैसे वैसे अपडेट मिलेगा। लेकिन इस बीच हमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं, कई सारे महत्वपूर्ण ऐसे पक्ष हैं जिसको समझने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई G7 अचानक से उभरा या फिर इसके उभरने के पीछे के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काम कर रहे थे। देखो, हम लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना होगा और 1973 के आसपास की जो वैश्विक गतिविधियां चल रही थी, इसको टटोलना होगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि अच्छा, इस वजह से G7 के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दरअसल होता यह है कि मध्य पूर्वी इलाके में, यानी कि हम कह सकते हैं कि इजराइल और अरब के बीच में जो लगातार संघर्ष की स्थिति 1973 के आसपास में बनी हुई थी, उसी संदर्भ में एक ऐसी स्थिति देखी जाती है जबकि USA के द्वारा इजराइल को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, वित्तीय सहायता दी जाती है और वही दूसरी तरफ फिलिस्तीन को अरब देशों के द्वारा सहायता दी जाती है और इसी सहायता के क्रम में जो अरब देश हैं वे ओपेक के माध्यम से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसके माध्यम से इन तेल उत्पादक देशों ने एक निर्णय लिया और उसी निर्णय का जो परिणाम है वो G7 के तौर पर उभरता है। क्या ऐसा हुआ साहब? दरअसल होता यह है कि अरब देशों ने यह देखा कि जब अमेरिका ने इजराइल को सहायता दी है तो इन्होंने गुस्सा करके कहा कि देखो, हम ऐसा करते हैं कि जो हम लोग तेल का उत्पादन कर रहे हैं, तेल का उत्पादन हम करते हैं, तेल का लाभ अमेरिका और बाकी के पश्चिमी देश लेते हैं, तो अभी ये इजराइल की मदद कर रहा है, तो ये हमारे लिए किसी भी स्तर पर ठीक बात नहीं है। हमें अब क्या करना चाहिए? इन लोगों ने कहा कि देखो, हम लोग चुपचाप से तेल का उत्पादन कम कर देते हैं। सावधानी से समझिएगा, तेल का उत्पादन कम करने की पेशकश इनके द्वारा की गई। कहां पर? ओपेक के अंतर्गत। और इसके बाद होता यह है कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में तेल संकट की स्थिति जन्म लेती है। तेल संकट की इस स्थिति ने देखो क्या किया कि वित्तीय अस्थिरता की स्थिति पैदा कर दी वैश्विक स्तर पर और इससे बहुत बड़े लेवल पर नुकसान होने लगा अमेरिका और बाकी के पश्चिमी देशों को। और इसी वजह से इन देशों ने आपस में मिलजुल करके 1975 के समय में एक संगठन, एक बातचीत की पेशकश शुरू की और देन फिर G6 के तौर पर इन्होंने अपना कुछ नया विकल्प तलाशने की कोशिश शुरू कर दी। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो G6 था उसमें कौन कौन से देश शामिल थे। इसमें अमेरिका शामिल था, ब्रिटेन शामिल था, फ्रांस शामिल था, पश्चिमी जर्मनी
क्योंकि बात कब की चल रही है, 1975 की। और उस 1975 के दौर में आपको पता होना चाहिए कि शीत युद्ध काल चल रहा था, कोल्ड वॉर का समय था। उस समय पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के पक्ष में था, वहीं पूर्वी जर्मनी यूएसएसआर यानी कि तत्कालीन सोवियत संघ के पक्ष में था। तो यहां पर इसलिए मैंने पश्चिमी जर्मनी लिखा है, यह आप ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एशियाई देश था जापान, और इन्हीं के सहयोग से G6 की शुरुआत की गई। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ऐसा कारण बना और किस कारण से G6 बना? और इसी G6 में वर्ष 1976 में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक और जो देश है वह जुड़ जाता है और उसका नाम है कनाडा। और देन फिर यह बन गया G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। गेटिंग इट? देन आफ्टर एक और हलचल होती है ये कि 1991-92 में जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, टूट हो जाता है यूएसएसआर, तो फिर रूस के तौर पर एक नए देश का उभार होता है। और देन फिर ध्यान रखिएगा कि 1998 में 1998 में रूस को भी G7 के अंतर्गत शामिल किया गया और ये G8 के तौर पर जाना गया। उस समय रूस के राष्ट्रपति जी थे बोरिस येल्त्सिन, और उन्होंने अमेरिका के समर्थन से संबंधित भी कुछ अपने विचार रखे थे, और इसी दरमियान ये जो पहल है की गई थी। देन आफ्टर फिर समझिएगा कि ये जो G8 है फिर से G7 कैसे बन गया साहब। होता यह है कि वर्ष 2014 का समय आता है और इस समय रूस के द्वारा एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई झगड़ा की स्थिति बनी हुई है, इस झगड़े की स्थिति में ही यूक्रेन के हल्के से नीचे में, आप यदि मैप को देखें, यूक्रेन के नीचे में काला सागर के आसपास में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीपीय क्षेत्र है जिसका नाम है क्रीमिया। और इसी क्रीमिया पर रूस ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया वर्ष 2014 में, और इसके कारण जो पश्चिमी देश थे इन्होंने रूस से अपने संबंध तोड़ लिए, और जब ये संबंध टूट गए तो ध्यान रखिएगा यही G8 फिर G7 में तब्दील हो गया, क्योंकि रूस को G8 से बाहर कर दिया गया, कहा दिया गया कि गेट आउट, है ना। तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कैसे G6 बना, कैसे G7 बना, फिर G8 बना और देन फिर G7 बना। तो वर्तमान में जो G7 के अंतर्गत देश हैं उनके बारे में आपको मैंने अभी बता ही दिया है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, अब तो पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी का तो कोई बात ही नहीं है ना। तो पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी मिलकर के जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, ये 7 देश विकसित अर्थव्यवस्थाओं के तौर पर जाने जाते हैं, और इसी रूप में ये लगातार हर साल इनकी बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें से 50वीं बैठक का आयोजन मैंने आपको अभी बता भी दिया कि इटली में हो रहा है। ठीक है जी, यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कहानी में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब फिर बात आ जाती है कि साहब G7 ठीक है बन तो गया, ये काम तो कर रहा है, लेकिन ये किस तरीके से काम करता है ये भी तो आप थोड़ा समझा दीजिए, है ना। देखो यहां पर समझना कि जो G7 है इसके लिए 2-3 रोचक तथ्य हैं। पहला तथ्य यह है कि साहब इसका कोई अपना अस्थाई प्रशासनिक ढांचा नहीं है, कोई एज सच इसका स्टेबल या फिर बहुत ही वेल मेंटेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात, क्या इसका कोई सचिवालय है, क्या इसका कोई हेडक्वार्टर है? जी नहीं, ये भी नहीं है। अरे तो ये कैसी बात हो गई भाई, ना हेडक्वार्टर है, न ही इसका कोई प्रशासनिक ढांचा है, तो कैसे काम करता है? देखो दरअसल होता यह है कि एनुअली हर देश के बीच में जो इसकी प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता है, वो रोटेट होते रहती है। ठीक है जी। तो इस बार जैसे कि हमने आपको बताया इटली के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है, तो इटली के द्वारा ही इसमें इसका एक टेम्पोररी सेक्रेटेरिएट बनाया गया वहीं पर, और देन फिर जो भी डिसीजन होंगे, कामकाज होगा, उसके आधार पर देन उसी सचिवालय के माध्यम से, उसी अस्थायी सचिवालय के माध्यम से उसकी निगरानी, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। देन फिर अगले साल जहां पर बैठक आयोजित की जाएगी, देन फिर वहां पर सचिवालय फिर से एक टेम्पोररी तौर पर काम करेगा। इस तरीके से G7 काम करता है।
इसका कोई स्थायी हेडक्वार्टर, स्थायी सचिवालय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अब यहां पर थोड़ी सी और बात कर ले साहब कि ठीक है सर, आपने G7 के उभार के बारे में बता दिया, कैसे ये टूटा बना जुड़ा का सारी कहानी बता दी। आखिर ये करता क्या है, इसका मकसद क्या है, ये तो बता दीजिए। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जिस समय 1973 के समय में तेल संकट वैश्विक स्तर पर उभरा और देन फिर वैश्विक स्तर पर आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियां सामने आई, वित्तीय संकट सामने आए, तो जाहिर तौर पर उस समय की वित्तीय संकट को समाप्त करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए G7 के देशों ने आपसी बात विचार किया और देन फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया, आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना शुरू किया। तो यहां पर तो पहली बात यह समझने की जरूरत है कि आर्थिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव माना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि विदेशी और सुरक्षा नीतियों में भी इनकी अब भूमिका सामने आने लगी है ना। विदेशी और सुरक्षा नीतियों में भी अब ये देश बहुत व्यापक तौर पर बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यदि हम वर्तमान में G7 की स्थिति की ओर गौर करें, समझिएगा कि ये सभी देश विकसित अर्थव्यवस्था वाले हैं, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। ठीक है जी। लेकिन इसके बावजूद भी ध्यान रखिएगा कि हाल के समय में जो आंकड़े आए हैं उनसे यह पता चलता है कि वैश्विक जीडीपी में साझा शेयर इन सभी देशों का पहले की तुलना में कम हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो भारत, चीन या अन्य फिर महत्वपूर्ण तौर पर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका जो शेयर है वैश्विक जीडीपी में वो बढ़ा है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। देन आफ्टर एक और फैक्टर यहां पर काम कर रहा है कि साहब G20 जिसकी लास्ट ईयर बैठक भारत में की गई है ना, और ये G7 के मुकाबले कहीं अधिक इंक्लूसिव फोरम यानी कि समावेशी मंच के तौर पर काम कर रहा है। देखो यार, तुम ऐसा मानकर चलो ना कि भाई एक ऐसा कुनबा है, एक ऐसा गुट है जिसमें केवल बहुत ही इलीट पर्सनालिटीज पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। उनकी पार्टी में केवल बड़े बड़े लोग ही आते हैं, है ना, मर्सिडीज वाले, BMW वाले, गेटिंग इट भाई। तो उनकी संख्या तो कम ही होगी। हाँ, ये जरूरी है, ये सही बात है कि उनकी ताकत ज्यादा है क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है ना। तो ये जो G7 है कुछ ऐसे ही लोगों का कुनबा है, कुछ ऐसे ही लोगों का गुट है। ठीक है। बट जो G20 है उसमें समान है ना, साइकिल चलाने वाले, स्कूटी चलाने वाले, स्कूटर चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले, ऐसे लोग या फिर अधिक से अधिक मारुति कार चलाने वाले, ये लोग इसमें आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनका जो कुनबा है ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा और इनका लेकिन प्रभाव आज के समय में ज्यादा होगा क्योंकि इनमें एकजुटता कम होगी या ज्यादा होगी? एकजुटता इनमें ज्यादा होगी क्योंकि इनको पता है कि ये कमजोर हैं और जो कमजोर होते हैं ना वो एकजुटता बनाए रखने की कोशिश ज्यादा करते हैं। सावधानी से समझिएगा इस बात को। इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बात बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो थोड़ा कमजोर होता है वह कोशिश करता है कि हम आपस में एकजुटता बनाए रखें कि कोई जो बड़ा है, जो प्रभावशाली है, वो हमारे ऊपर पंजा न मार सके। गेटिंग इट और नॉट? तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि G20 अभी हाल के समय में अधिक समावेशी, अधिक प्रभावी मंच के तौर पर उभर रहा है और भारत जैसा देश इसमें अपनी भूमिका बहुत तेजी से बढ़ा रहा है ना। तो ये चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि इन सभी परिप्रेक्ष्य में यदि हम G7 के महत्व को समझें, देखें, तो क्या हमें समझने में आता है? पहली बात तो ये समझने में आती है कि ये जो मंच है ये अब आर्थिक मंच से अब धीरे धीरे अपने आप को मूव ऑन करवाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है, फिर वही बात हो गई कि भाई जो अमीर लोग हैं, जब उनको ये पता चलने लगा कि अब हमें लोग ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं, हमें लोग ज्यादा नहीं भाव देना चाह रहे हैं, तो वो भी चाहेंगे कि हम भी आप सभी के लिए काम करें, है ना। तो वो क्या करेंगे? वो चाहेंगे कि भाई गर्मी के दिनों में आप सभी के लिए घड़े का इस्तेमाल करवा दिया जाए, फ्रिज का इस्तेमाल करवा दिया जाए, है ना।
पेड़ पौधे लगवाए जाएं, है ना, तो वो भी चाहेंगे। तो कुछ वैसी ही स्थिति जो G7 देशों की है वर्तमान में हो गई है कि अब ये भी वैश्विक चुनौतियों पर धीरे धीरे ध्यान देना शुरू कर चुके हैं। लाइकवाइज क्लाइमेट चेंज, है ना, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले सीधे ये ठीकरा फोड़ते थे विकासशील देशों पर, अल्प विकसित देशों पर, कि अरे भाई साहब आप ही लोगों के कारण तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम लोग तो इतने शानदार इतने अच्छे देश हैं कि हमारे यहाँ तो जलवायु परिवर्तन की संभावना ही नहीं है, कार्बन उत्सर्जन तो हम लोग करते ही नहीं है कि नहीं। लेकिन अब ये इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने पहले ही इतना कुछ कुकर्म कर दिया है कि उसका भुगतान हम ही लोगों को करना होगा। और ये स्थिति यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन या फिर वैश्विक स्तर पर जो महामारी की स्थिति हम लोगों ने देखी है बीते 2-3 सालों में, उससे कैसे निपटा जाए, कैसे ऐसी चुनौतियों का सामना किया जाए। टीका का विकास और टीका के अनुसंधान से संबंधित हमें आपस में सहयोग करने की आवश्यकता है ना। जो मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, इस मध्य पूर्व तनाव को कैसे मिटिगेट किया जाए, समाप्त किया जाए, है ना। जो रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव लगातार हम लोग देख रहे हैं, इस परिप्रेक्ष्य में हमें क्या कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब एक जो महत्वपूर्ण एंगल है हमारी चर्चा का वो ये है कि साहब भारत और G7 के बीच के संबंध को हमें किस तरीके से देखने समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत तो G7 का सदस्य है नहीं, इसके बावजूद भी इसे निरंतर सम्मान दिया जाता है। तो ऐसे में फिर से हम लोग थोड़ा एक बहुत ही सामान्य सा उदाहरण लेना चाहेंगे कि भाई कुछ ऐसे भी आपके घर परिवार में लोग होते होंगे जिसको हर जगह पर आमंत्रित किया जाता होगा, जिसको हर जगह पर, चाहे वो ज्यादा अमीर आपके सगे संबंधी हो या फिर सामान्य आपके सगे संबंधी हो, सभी लोग उनको आमंत्रित करते होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनकी नीतियों से, उनके आचार व्यवहार से सभी लोग खुश रहते होंगे, है ना। वो सभी के साथ मिलजुल करके चलने वाले लोग होते होंगे, है ना, होता है ना ऐसा। तो जो भारत है, भारत ऐसा देश है जो कि सभी के साथ मिलजुल करके चलने की कोशिश करता है। और इनफैक्ट इसने तो G20 शिखर सम्मेलन में अपना थीम ही रखा था वसुधैव कुटुंबकम, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि भारत और G7 के बीच में वर्तमान में जो रिश्तों का ताना बाना है, यहां पहली बात यह है कि भारत बहु गुट नीति को महत्व दे रहा है, मल्टी अलाइनमेंट जिसको हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं। भारत वर्तमान में यदि हम ऐसे समझें कि ये यदि भारत है तो भारत सभी के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत साहब SCO का सदस्य है, शंघाई कोऑपरेशन संगठन का सदस्य है। भारत I2U2 का सदस्य है, जो कि पश्चिम एशियाई क्षेत्र का क्वाड माना जाता है, जिसमें अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है, इजराइल है और भारत है। भारत क्वाड का सदस्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। गेटिंग इट। भारत ब्रिक्स का सदस्य है, जिसमें चीन भी है और रूस भी है। इजंट इट। भारत बिम्स्टेक का भी सदस्य है, जिसमें कई सारे विकासशील देश और बंगाल की खाड़ी के देश शामिल हैं। गेटिंग इट और नॉट। तो ये भारत कई सारे स्तरों पर अपनी भूमिका निभा रहा है। तो यहां पर भारत G7 के साथ भी एक सहयोगी संबंध बनाने की कोशिश करना चाहता है ना। इस बात को समझने की जरूरत है। क्लियर है दोस्तों? ध्यान रखिएगा कि बीते कुछ समय से जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्तर पर कई सारे ऐसी जो गतिविधियां हैं वो फलीभूत नहीं हो पाई हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चीन और रूस जो B5 है, पंच परमेश्वर जिसको आप कह सकते हैं, जिनके पास में अस्थायी सदस्यता की शक्ति है, उनके पास में वीटो पावर है और वे कई सारे मुद्दों पर अपना वीटो लगा देते हैं और इस कारण से कई सारे जो प्रस्ताव है वो पास नहीं हो पाते हैं। ऐसे में जो भारत है, भारत चाहता है कि हम G7 के देशों के साथ में यदि हम संपर्क बनाए रखेंगे तो आने वाले समय में यह निश्चित तौर पर हमारे लिए एक बेहतर रिजल्ट ला सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर यह भी ध्यान में रखिएगा कि भारत चाहता है कि हम G20 और G7 के बीच में एक आपसी संपर्क के तौर पर काम करें।
एक सिनर्जी व्यवस्था बनाने की कोशिश करें। सिनर्जी का मतलब हुआ कि दोनों के बीच के जो प्रस्ताव हैं, दोनों के जो अपने अपने विचार हैं, विमर्श हैं, इन सभी को एक साथ लाते हुए और एक साझा तरीके से, साझा विकल्प के साथ हम आगे बढ़े, है ना। और देन फिर हम मिलजुल करके और पूरे विश्व का विकास करने के लिए कोशिश करें। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत ग्लोबल साउथ का अगुआ है। ग्लोबल साउथ, वैश्विक दक्षिण का अगुआ माना जाता है। वैश्विक दक्षिण का मतलब सामान्य तौर पर मानकर चलिए कि अल्प विकसित देश, विकासशील देश के तौर पर जो भी देश आते हैं, यह जरूरी नहीं है कि केवल दक्षिणी गोलार्ध के ही जो देश हैं वही इसके अंतर्गत आ सकते हैं। इनफैक्ट उत्तरी गोलार्ध के भी देश इसके अंतर्गत आ सकते हैं। और भारत इन सभी देशों के महत्वपूर्ण लीडर के तौर पर हाल के समय में सामने आया है, चाहे वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्तर पर हो, चाहे वह विश्व व्यापार संगठन के स्तर पर हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र महासभा में ग्लोबल साउथ का मत रखने के स्तर पर हो, चाहे G20 में ग्लोबल साउथ का अपक्ष रखने के स्तर पर हो। भारत इनका बहुत बड़े लेवल पर पक्ष रख रहा है और निश्चित तौर पर इससे भारत G7 के साथ भी संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। गेटिंग इट और नॉट? तो ये सारी बातें यहां पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भारत इस लिहाज से G7 के साथ में संपर्क रखते हुए न केवल अपने हित की ओर उन्मुख हो रहा है, बल्कि जो ग्लोबल साउथ है, जो वैश्विक संतुलन की संभावना है, उसके लिए भी पुरजोर कोशिश कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि G7 में अमेरिका जैसा देश रूस का बहुत बड़ा विरोधी है, प्रतिरोधी है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत और रूस के बीच की जो दोस्ती है उसमें खटास नहीं आई। अमेरिका ने भारत से कई बार कहा कि आप साहब रूस के अगेंस्ट में जो जिस तरीके से यूक्रेन में उसने अपनी गतिविधियां निभाई हैं, आप उसके अगेंस्ट में काम कीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने रूस के साथ में कभी भी दगाबाजी नहीं की है ना। भारत ने लगातार ये पेशकश की है कि हम डायलॉग के साथ में, डिप्लोमेसी के साथ में पेश आएं और उसके आधार पर कोई वाजिब हल निकाल सकें, चाहे वो तनाव मध्य पूर्व एशिया के संदर्भ में हो, चाहे वो तनाव रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध के संदर्भ में हो, चाहे वो तनाव म्यांमार के संबंध में हो, चाहे वो तनाव दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रवैये के संबंध में हो, चाहे वो तनाव पाकिस्तान के साथ में और चीन के साथ में सीमावर्ती स्तर पर सीमाई विवाद के संदर्भ में हो, है ना। भारत ने हमेशा ऐसी ही बातें की और इसी आधार पर भारत को निश्चित तौर पर G7 के देश चाहते हैं और इसी कारण से उसको हमेशा आमंत्रित भी किया जाता है ना, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव सिद्धांत रखता है, संरचनात्मक सिद्धांत रखता है, न कि विध्वंसात्मक सिद्धांत रखता है, और ये भारत की अपनी विशेषता है। गेटिंग इट? तो ये सारी बातें यहां पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भारत और G7 के बीच के संबंध को लेकर के यदि सीधे सीधे आपसे सवाल कभी पूछ दे तो आप इन सभी बातों को वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है। आई थिंक G7 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण और बेसिक बातें थी वो मैंने आपको आज की चर्चा के माध्यम से बताई हैं। इससे आपको जरूर G7 के बारे में समझने में आसानी होगी। और इसके साथ ही एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि स्टडी IQ IAS टीम के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैच की शुरुआत की जा चुकी है 10 जून से, और इसमें यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। 15 जून यानी कि कल तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है, और यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं इसके लिए आप दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 25,999 रुपए में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और GS के कंप्लीट कोर्स को बहुत ही बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से पूरा कर सकते हैं। ठीक है। आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और चर्चा के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।